Hello friends, those candidates who are preparing for CTET exam like Central Teachers Eligibility Test. It's a very important news for them. Please do practice all the previous year question because it is available in the website of CTET like ctet.nic.in. You can go to the website, source details of that like the previous year question along with their answer set. You can get everything details, every details of CTET exam. And when you practice around 4 5 years previous year question paper, it will be very you know easier for you to have an idea about what is going through in the examination, what are the questions type and trends in the exam, be it be paper 1 and paper 2. Today we are going to discuss about the most important part like child development pedagogy, English, social science in paper 1. So guys, please stay tuned till the end. If you like this video, please do like and share this video. Please do subscribe my channel if you are new in this channel. Let us start this video. Question number 1, which is related to child pedagogy. After getting hot during a play activity, Rohan started crying, seeing this. This father responded. His father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father. यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 is related to a uh, Rohan and his father conversation. Rohan activities and father's comment on their activities. Okay, Rohan started crying seeing this. After getting hot during a play, एक खेल रही थी कोई स्पोर्ट्स या गेम, उसके बाद रोहन को एक चोट पहुंचा, रोहन हॉट हुई, उस हॉट हुआ, देन वो चोट को देखकर रोहन रोने लगी। रोहन एक लड़का है, इसीलिए फादर ने कहे कि उसको डोंट बिहेव लाइक ए गर्ल्स, बच लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। बॉयज डोंट क्राई, जो बालक होते हैं या जो बालक होते हैं, वो रोते नहीं। सो ये जो स्टेटमेंट है रोहन के फादर की, व्हाट डज इट मीन्स, ये क्या रिफ्लेक्ट्स करती है? यहाँ पर ऑप्शन सारे यू हैव टू फाइंड व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर। जो हिंदी में है, एक खेल क्रिया में दौरान चोट लगे, रोहन को चोट लगे, उसके बाद रोहन रोने लगे, तो पिता ने उसका रोहन का पिता ने उनको कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करे, लड़के रोते नहीं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप, लिंगिक रूढ़िवादित्व का ये दर्शाती है, जैसे कि हमारा जेंडर जो है वो एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक दोनों का एक मिलित संयोग में जो चीज निकलती है वो है जेंडर, लेकिन सेक्स जो है वो हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। ऑप्शन नंबर 2 में है चैलेंज जेंडर स्टेरियोटाइप, लिंगिक रूढ़िवादिता जो है उसको चुनौती देता है। जेंडर स्टेरियोटाइप के क्या है? द जेंडर स्टेरियोटाइप मीन्स द एक्टिविटीज, कुछ काम ऐसा है जो सिर्फ लड़के के लिए है, कुछ काम ऐसा है जो डिफाइन करता है ये लड़की का काम है, जैसे कि खाना पकाना, वो जेंडर स्टेरियोटाइप के अनुसार लड़कियों का काम है या वोमेन का काम है, गर्ल्स का काम है। लेकिन बाजार जाना, मार्केटिंग करना, बाहर काम करना, ये लड़कों का काम है। ये है हमारी एक पास्ट ओरिएंटेशन, जेंडर स्टेरियोटाइप उसको कहते हैं। देन रिड्यूस जेंडर बायस, ये जो है ये जेंडर बायस को रिड्यूस करता है, कम करती है जो स्टेटमेंट उनका, या प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, या हमारा जो लिंगिक समानता को ये प्रमोट करती है। ये तो आंसर ये रहेगी उसका ऑप्शन नंबर 1 जो कि रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप। उस रोहन का पिता की जो बात है, व्हाट रोहन्स फादर स्टेटेड अबाउट दैट, लाइक डोंट क्राई, डू नॉट क्राई, क्योंकि लड़के रोते हैं नहीं है। ये एक जेंडर स्टेरियोटाइप है, मेल हो या फीमेल हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, एनीवन कैन क्राई, दोज हु हैव हॉट, दोज फील हॉट, दे कैन क्राई। कोई भी अगर जिसको चोट पहुंचते है वो रो सकती है, वो लड़की हो या लड़का हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो जेंडर स्टेरियोटाइप यहाँ पर जो रोहन के पिता का जो स्टेटमेंट है, ये रिफ्लेक्ट करता है या प्रतिबिंबित करता है जेंडर स्टेरियोटाइप को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पहले यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन एग्जैक्टली आस्किंग, then analyze the options, then you can get a better answer. In a progressive classroom, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ऑप्शन 4 है, आपको देखना है।
कौन सही आंसर है? जैसे कि ए टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर को एक फिक्स करिकुलम को फॉलो करनी है। द एम्फासिस शुड बी ऑन कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, एम्फासिस किसको देनी है? स्टूडेंट का कंपटीशन को। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, हमारा जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ज्ञान की संचरता है, जैसे कि ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अधिक मात्रा के जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, सुजोग या कहते हैं, या वो चीज़ को प्रदान करना है, वो कहते हैं एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एटीट्यूड या प्रोग्रेसिव क्लासरूम का फीचर्स है। या ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? स्टूडेंट शुड बी लेवल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक स्कोर, एकेडमिक के स्कोर के अनुसार स्टूडेंट को हम हायरार्काइज करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? इट ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग टू ए पॉजिटिव क्लासरूम, जिस पर कि इट इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू स्टूडेंट सेंट्रिक अपॉर्चुनिटी वेस्ट। सो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है, जैसे कि अम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट को, क्योंकि अपने नॉलेज कंस्ट्रक्शन वो खुद करे। टीचर फॉलो फिक्स करिकुलम एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के नहीं है, क्योंकि वो एक कंस्टेंट में रह जाती है, वो कोई प्रोग्रेसिव पार्टी जैसे कि डायनामिक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, after observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will, यहाँ पर लेव वोगोट्स्की का एक थ्योरी दिया गया है, जैसे कि एक स्टेटमेंट है, जैसे आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hints in form of what, why and how. अगर जैसे कि एक क्लासरूम में हमको टास्क दिया गया है या कोई क्वेश्चन पूछे टीचर ने, हम प्रोग्रेस करने के लिए बहुत स्ट्रगल करें, जैसे कि याद करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत उसको हम लिख रहे या कुछ चीज़ करें। उसके बाद टीचर ने डिसाइड किया कि ठीक है, चलो ये तो स्ट्रगल कर रही है, we can we may help the student by giving some cues और hints like why, what and how, इस तरह का कोई। तो इस स्ट्रैटेजी को टीचर्स क्या कहते हैं? यहाँ पर डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, यहाँ पर डीमोटिवेट करते हैं। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, या अधिगम के लिए जैसा कि अधूराभूत संचरना के काम करना। कॉजेस विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट, छात्रों की प्रत्याहार प्रवृत्तियों पैदा करनी है। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ये चीज क्या है जो कि भूगोत्स्की के थ्योरी के अनुसार? वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, जैसे कि आधारभूत संरचना के काम करना। हम उसको जो क्यूज बताएं, इट्स ए वेरी नेचुरल थिंग, सो वी द ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, द थ्योरीज, द एस्पेक्ट्स, द एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि सामाजिकरण प्रक्रिया, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, व्हाट इज सोशलाइजेशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद सोशलाइजेशन के ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे इन डेप्थली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, आपको ये बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो कि सोशलाइजेशन के बारे में, चिल्ड्रन के सोशलाइजेशन के बारे में सही है। स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। जो स्कूल है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है, जो फैमिली है वो प्राइमरी है। स्कूल इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड peers are secondary socialization agent. Peers are primary socialization agent and family is and secondary socialization agent. Family and mass media both are secondary socialization agent. तो यहाँ पर जो फैमिली है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है, क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं कहाँ पर? फैमिली पर। तो जो भी सामाजिक प्रक्रिया, जो भी लर्निंग हमारा स्टार्टिंग हो रही है वो फैमिली से
पेरेंट्स से शुरू होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी है ऑप्शन पर फैमिली सेकेंडरी वो गलत है। एक को छोड़कर सारे 2 3 4 में फैमिली सेकेंडरी दिखाई दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि स्कूल एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट है एंड फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है या एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फासाइजेस दैट। जो हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी है, किस चीज़ को वो एम्फासिस करते हैं या किस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है इंटेलिजेंस क्विटेंट और आईक्यू कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बेसिस में हम आईक्यू का जो क्या उसका मेजर करते हैं। इंटेलिजेंस इज इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन अनदर डोमेन। अगर आपका पेंटिंग में इंटेलिजेंस है तो आपका सिंगिंग में हो सकती है, इस चीज़ को समझाती है। और देर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का जो फॉर्म है, जो एलिमेंट है, वो सेवरल बहुत सारे हैं। देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में कोई इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि सही है भाई या सही हो सकती है? जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सिर्फ हम आईक्यू लेवल का मेजर नहीं कर सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी मेजरेबल एलिमेंट है या टूल्स हम आईक्यू लेवल का मेजर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन, जैसे कि मेरा इंटेलिजेंस अगर स्पीकिंग में है, मेरा इंटेलिजेंस रीडिंग में है या लिसनिंग में है, ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी हो सकती है। मेरा अगर इंटेलिजेंस डांसिंग में है, वो सिंगिंग में होना जरूरी नहीं है, वो भी नहीं हो सकते, हो भी सकते, इट डिपेंड्स। सो देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का बहुत सारी फॉर्म्स है। तो ऑप्शन नंबर C3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, according to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approves it represent dash stage of morality. लॉरेंस कोलवर्क्स की थ्योरी के अनुसार परफॉर्मिंग इन एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट, हम वो चीज़ करें क्योंकि कहीं और लोग उसको अप्रूव किया है। रिप्रेजेंट कौन सी स्टेट्स ऑफ मोरालिटी को रिप्रेजेंट करती है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल कन्वेंशनल। हमारा जो ऑप्शन सही है वो है कन्वेंशनल स्टेज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ले वोगर्स का सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव्स of learning emphasizes importance of dash in a learning process। वोगर्स के अनुसार सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है लर्निंग के लिए या अधिगम प्रक्रिया के लिए, इट एम्फासाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ, किस चीज़ को ये इम्पोर्टेंस देते हैं या महत्व देते हैं? कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रियम। ये हमारा जो है सोशियो कल्चरल एरिना में वो कल्चरल टूल्स को ही बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं या गुरुत्व देते हैं। Question number 8. In his theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structure in terms of जो हमारा कग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोपोनेंट है जिन पैगेट, उनके हिसाब से कग्निटिव डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और स्कीमास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है स्कीमाज या मनोबोध। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज व्हाट। जो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियागेट की, उनके हिसाब से वो क्या कैरेक्टराइज करता है, उसका लक्षण या गुण क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, concentration in thought, hypothetical deductive thinking, ability to conjure and seriate objects। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जो कि विचार या सोच में केंद्रीकरण है, वो जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, सेंट्रेशन इन थॉट प्रोसेस को लेकर वो चीज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is correct in context of development? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें उसके हिसाब से या उसके प्रक्रिया में कथन के सही, ये चारों स्टेटमेंट के कौन से स्टेटमेंट सही है? डेवलपमेंट हैज द सेम रेट एंड ग्रोथ अक्रॉस कल्चर ऑफ एवरीवन।
सारे लोगों के लिए डेवलपमेंट समान है, ये सही है नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट का मीन्स आपके लिए अर्बन सोसाइटी के लिए, वो रूरल सोसाइटी के लिए नहीं है, वो ट्राइबल सोसाइटी के लिए अलग है। इस तरह डेवलपमेंट सारे लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग है। डेवलपमेंट ऑफकोर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल। हमारा जो लर्निंग हो रही है स्कूल में, वो चीज़ को सिर्फ डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ चाइल्डहुड, बच्चे जब होती है, हम केवल बाल्यावस्था में वो होते हैं। अगर उसके बाद हमारा किशोरावस्था आए या अडल्टहुड आए, एडोलेसेंस आए, उसमें हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अडल्ट एज में हमारा बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विकास आयामी या बहुआयोगी होती है। जैसे कि विकास किस तरह भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकती है, सोशल डेवलपमेंट हो सकती है, कल्चरल डेवलपमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जियोग्राफिकल डेवलपमेंट, किस तरह के भी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट among children from birth through adolescence is what। जो कि हमारा जन्म से लेकर एडोलेसेंट तक, जो कैशोरावस्था तक, जो विकास का जो क्रियाक्रम होती है वो किस दिशा में होते हैं। जैसे कि सेंसोरी कंकरेंट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सेंसोरी कंकरेंट, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसोरी, या एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट सेंसोरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है जैसे कि सेंसोरी कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर A is the, yeah, 1 is the correct answer. Then question number 12. Individual difference in a progressive classroom should be treated as। एक क्लासरूम में सारे जो बच्चे होते हैं वो समान तरीके के इंटेलिजेंस नहीं होते, समान तरीके का कंसंट्रेशन लेवल नहीं होते, तो वो अलग अलग होते। उस चीज़ को हम कैसे ट्रीट करें। ए हिंड्रांस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये एक अधिगम प्रक्रिया के लिए एक बाधा है। ए फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, अध्यापक के पक्ष के ये असफलता है। या क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, जो हमारा एबिलिटी बेस्ड ग्रुप हम बनाए। या इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम एक प्लानिंग, एक क्या कहती है, अधिक परियोजना के प्रक्रिया में ये इसको महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम उसके हिसाब से प्लान करें। जैसे कि कुछ डिजेबल्ड स्टूडेंट होते हैं, कुछ कम आईक्यू लेवल के स्टूडेंट होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कोई हाई टैलेंटेड आईक्यू लेवल का स्टूडेंट होते हैं। तो उसके हिसाब से टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, जो अधिगम का प्रोसेस, वो तैयार किया जाए। Then in an question number 13, in an inclusive classroom, एम्फासाइज शुड बी ऑन। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एम्फासाइज किस चीज को दिया जाए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, ऑन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल एबिलिटी इन आइडेंटिटी, या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एंड मिनिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, जैसे कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फासाइज शुड बी ऑन, किस चीज को हम एम्फासाइज करें एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, वो है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एंड मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ ए चिल्ड्रेन। जो भी उनका पोटेंशियल है उसको हम कितना ज़्यादा और भी सामर्थ्य बनाए, उसको उस चीज़ के हिसाब से हम उसको अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016, which of the following term is appropriate to use। यहाँ पर कौन सी टर्म अप्रोप्रिएट है जो कि स्टूडेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिटायर्ड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिजेबिलिटी, स्टूडेंट विथ क्रिपल बॉडी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है स्टूडेंट विथ फिजिकल डिजेबिलिटी, या छात्र जिसकी शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू एड्रेस the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not। जिसके पास, जो स्टूडेंट के पास लर्निंग डिफिकल्टीज है, वो एक टीचर क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नट है, यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअलर्स यूज नहीं करना चाहिए। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस नहीं करना चाहिए। डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग को इंडिविजुअलाइज करें। जैसे कि जो लेवल डिफरेंस है स्टूडेंट है उसके हिसाब से एजुकेशन प्लानिंग किया जाए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर एंड पेडागोजी असेसमेंट,
एक जटिल प्रक्रिया को वो उदाहरण करें, उसके हिसाब से पढ़ाएँ। तो यहाँ पर जो नहीं करना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हम डिस्कशन करें। उसके बाद हम 15 से 25 तक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंग्लिश, सोशल साइंस सारे जो डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं ट्राई करूँगी आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने के लिए। उसके बाद हम सीटीटी का सिलेबस के वाइज पढ़ाएँ, ठीक है? So please be with us. If you like this video, please do like and share this video. Please do subscribe my channel if you are new in my channel. Thank you. I wish you all the very best for your upcoming exam. Thank you so much.